Assalamu alaikum dear students, welcome to the AR accounting channel. Today we are going to explain question number 2 of paper 22 October November 25. This is the same paper for IGCSE and O level. Question number 2 is it is about correction of errors and effect of errors on profit figures. Okay, first of all they are saying Jia is a trader. Her financial year ends on 31st July. The totals of her trial balance at 31st July did not agree. यानी कि उसने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उसके टोटल्स एग्री नहीं कर रहे थे। तो ट्रायल बैलेंस के टोटल एग्री ना करने का मतलब यही है कि उसमें कोई एरर्स होंगे। अच्छा, ये पहले पार्ट ए में तो उन्होंने हमसे एक एक मार्क के ये दो क्वेश्चन पूछे हैं। Name the account that Jia would need to open to enable her trial balance totals to agree के ट्रायल बैलेंस के टोटल को एग्री करने के लिए कौन सा अकाउंट उसको ओपन करना चाहिए, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, वो तो सस्पेंस अकाउंट आपको पता है कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड suspense account. ओके, फिर है पार्ट 2 स्टेट द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस अकाउंट। अच्छा, इस अकाउंट का पर्पस ये होता है बेटा कि ये एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बनाने में हेल्प करता है, यानी कि अभी हमारे एरर अगर डिस्कवर नहीं हुए जब तक, तो ये हमारा वो जो बैलेंस है, जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, उस बैलेंस को होल्ड करने में हमारी हेल्प करता है कि वो जो डिफरेंस आ रहा होता है हमने उसको किसी टेम्परेरी अकाउंट में स्टोर करना होता है। ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो इसको करंट एसेट्स में हम डाल देते हैं टेम्परेरीली सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को, और अगर क्रेडिट है तो करंट लायबिलिटीज के सेक्शन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर देते हैं। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। एक बात फॉर द डिफरेंस फिगर, ठीक है, और दूसरा ये उसको होल्ड करता है हमारे डिफरेंस फिगर जो आ रहा होता है। ओके, आगे चलते हैं। जिया लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। अब ये कुछ हमें एरर्स दिए हुए, और एरर्स के बाद उन्होंने पूछा है कि prepare the journal entries to correct errors 1 to 5, narratives are not required। ठीक है, तो इनकी जर्नल एंट्रीज हमने देनी है। देखते हैं इसकी क्या क्या जर्नल एंट्री होगी। पहला एरर है नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 320 पेड बाय बैंक ट्रांसफर। ठीक है जी, कि बैंक से हमने पेमेंट की है एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं की। डेबिट भी मिस है और क्रेडिट भी मिस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या चीज है, एक्सपेंस है, पेड बाय बैंक ट्रांसफर। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि नो एंट्री हैड बीन मेड, यानी कि इसका टोटल मिस है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो ये देखें कि इसको हमने इसकी मार्क स्कीम में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये पहला हमारा जो है एरर, उसकी करेक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डेबिट और बैंक क्रेडिट बाय 320। नेक्स्ट देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन रिकॉर्डेड एज 12,200 इंस्टेड ऑफ 12,900। कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कम लिखी है, 12,200 लिखी है और एक्चुअली थी 12,900। इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमें इंक्रीज करना है। और अच्छा, इस एरर को, ये एरर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इसमें मार्क स्कीम में। उसमें इन्वेंट्री के आगे उन्होंने 0 लिख दिया, सस्पेंस के आगे भी 0 लिख दिया, हालांकि यहाँ पे 700 आना चाहिए। तो और इसको कोई मार्क्स भी एलोकेट नहीं किए। ये जो एरर नंबर 2 है, देखें कैम्ब्रिज ने इसको कोई भी मार्क्स एलोकेट नहीं किए हुए। तो इसका मतलब है कि ये इसके मार्क्स यहाँ की बजाय हम अगला इसका पार्ट है प्रॉफिट करेक्शन वाला, उसमें इन्होंने इसको एलोकेशन दी है इसके मार्क्स की। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने
छोड़ दिया है। अगर आप इसको 700 यहाँ पे लिख दें और यहाँ भी 700 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री 700 डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट 700। और इसका एक दूसरा तरीका इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री को इंक्रीज करते हैं। इन्वेंट्री का अकाउंट क्लोज होता है इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट, तो आप इन्वेंट्री और नीचे इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट में लिख सकते हैं। तो अब चूंकि इसके कोई मार्क्स ही यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट देखें, third, purchases return 95 had been correctly entered in the credit suppliers account but had been debited to sales return account। देखें जी, परचेज रिटर्न थी हमारी, परचेज रिटर्न आपको पता है हमेशा क्रेडिट होती है, वो क्रेडिट नहीं हुई सप्लायर के अकाउंट में, तो हमने सही लिख दिया। हम सप्लायर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न को क्रेडिट। तो हमने सप्लायर के अकाउंट को तो सही डेबिट कर दिया, लेकिन परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट नहीं किया। उसकी बजाय हमने एक और अकाउंट सेल्स रिटर्न का अकाउंट क्या कर दिया है, उसको उल्टा डेबिट कर, ये इरेलीवेंट अकाउंट यूज हुआ है सेल्स रिटर्न वाला। अब सेल्स रिटर्न के अकाउंट का डेबिट खत्म करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ताकि इसका ये 95 डेबिट से खत्म हो जाए। परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट नहीं किया था इसलिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रहे हैं। अब दो चीजें हमारे पास क्रेडिट में आ गई हैं 95 के साथ, तो इनका जो इक्वल डेबिट होगा दैट विल बी सस्पेंस 190। तो ये डबल फिगर के साथ ये डेबिट हो जाएगा और ये दोनों क्रेडिट, क्योंकि डेबिट करने के लिए हमारे पास जब कोई और कोई अकाउंट नहीं होता तो हम सस्पेंस को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें जी, नंबर 4, a check for 225 received from ABC wholesaler, a credit customer had been correctly entered in the cash book but no other entry had been made। entered in the cash book यानी कि हमने एक चेक रिसीव किया 225 का, जिसकी बेस पे जब हम चेक रिसीव करते हैं बैंक को डेबिट कर दिया कैश बुक में, लेकिन ABC होलसेलर को हमने क्या किया, क्रेडिट नहीं किया। तो वो एक क्रेडिट मिस है, तो ABC जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट ये देखें ये क्रेडिट हो गया और ये सस्पेंस डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट करेक्ट था हमारी उसमें। तो अब लेकिन यहाँ पे जनरल एंट्री में इक्वल डेबिट पुट करने के लिए हमने फिर सस्पेंस को डाल दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कॉस्ट 1220 हैड बीन इनकरेक्टली चार्ज टू द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। हमारा एक एक्सपेंस है दैट इज प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये एक्सपेंस लिखने की बजाय हमने क्या किया, हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है जी। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, एसेट इसका मतलब है कि डेबिट हो गया ज्यादा, उसको चार्ज कर दिया, तो इसको खत्म करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये एरर हमारा ठीक हो जाएगा। ये देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट प्रॉपर्टी मेंटेनेंस डेबिट हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट 1220 से। तो ये था हमारा पहला पार्ट बी, सॉरी सेकंड पार्ट, जिसमें हमने एरर्स की करेक्शन करनी थी। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें वो आपसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में नेम 2 टाइप्स ऑफ एरर दैट विल नॉट बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, कि कोई से भी 2 एरर के वो बता दें जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। तो ये बुक के चैप्टर नंबर 3 में हमें ये पूरी डिटेल बताई हुई है एरर्स की। तो उसमें कोई से भी आप एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओरिजिनल एंट्री या एरर ऑफ प्रिंसिपल, उनमें से कोई सा भी यहाँ पे 2 आप एरर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो टेक्निकल है। कंप्लीट द टेबल बाय एंटरिंग द अमाउंट बाय विच जियाज प्रॉफिट for the year would be overstated or understated if each error is left uncorrected। अच्छा बच्चों, ये जरा बहुत गौर से पढ़ा करें कि वो किस चीज पे आपसे करेक्शन पूछ रहा है, ये एंट्रीज किस बेस पे करनी है आपने। वो कह रहा है कि अगर हर एरर को ठीक ना किया जाए, इट इज लेफ्ट अनकरेक्टेड, तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। यानी कि विद एरर्स अगर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, विद एरर्स, हैविंग दोज एरर्स इन आवर अकाउंट्स, अगर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा या अंडरस्टेट। ओवरस्टेट का मतलब ज्यादा, मोर देन एक्चुअल, अंडरस्टेट का मतलब लेस देन एक्चुअल।
इफ एन एरर हैज नो अफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ये लाइंस जो शुरू में लिखी होती हैं इनको पूरा पढ़ लिया करें, इनमें से सारी वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एंटर जीरो इन द नो अफेक्ट बॉक्स, यानी कि अगर कोई एरर आपके प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रहा तो आपने इस कॉलम में जीरो लिखना है। बच्चे जल्दी में छोड़ देते हैं या नो इफेक्ट में, अब देखें अब उसने ये नहीं कहा कि टिक लगा दें नो इफेक्ट में, उसने कहा कि जीरो पुट करें, तो इसका मतलब है कि जीरो ही पुट करना है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली पढ़ना होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब हम देखते हैं एरर्स को वन बाय वन। पहला एरर उसने खुद सॉल्व किया हुआ है, हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एरर से। ठीक है जी, सेकंड एरर ये देखिए। अब सेकंड एरर वही था हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने एक्चुअल से 700 कम लिखी है। देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिखने से कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर जाती है, और कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होने से, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होने से प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा, तो हम कहेंगे प्रॉफिट अंडरस्टेट हुआ है। इसमें सेकंड वाली एंट्री में 700 से प्रॉफिट अंडरस्टेट हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी एंट्री आ गई, ये वाली 700। ठीक है, अच्छा इसके 2 मार्क्स उसने दिए हुए हैं और नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, 2 मार्क्स, 1 फॉर करेक्ट पोजीशन एंड 1 फॉर करेक्ट अमाउंट। कि अगर आप ये यहाँ अंडरस्टेट की बजाय ओवरस्टेट में लिखते और 700 लिखते तो 1 नंबर मिलता आपको। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे सही जगह और सही अमाउंट लिखने के 2 मार्क्स है, यानी 2 चीजें चेक होंगी, एक तो आप अमाउंट सही लिख रहे हैं या नहीं, और दूसरी चीज कि वो आप उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख रहे हैं या नहीं, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखने का 1 मार्क है। तो इस तरह से ये 2 मार्क्स आपको मिल गए। अगला एरर देखते हैं, परचेजेस रिटर्न्स 95 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द क्रेडिट सप्लायर्स अकाउंट बट हैड बीन डेबिटेड टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखें एक तो परचेज रिटर्न नहीं लिखी, इस एरर में क्या हुआ, परचेज रिटर्न नहीं लिखी जिसकी वजह से परचेजेस इंक्रीज हो गई और कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो गई, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल यही वाला केस है, कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, तो इससे प्रॉफिट डिक्रीज, इस एक चीज से। और दूसरा हमने इसको हैज बीन डेबिटेड टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट होता ही डेबिट है, यानी कि सेल्स रिटर्न इंक्रीज होने से हमारी सेल्स डिक्रीज हो गई होंगी, सेल्स डिक्रीज होने से प्रॉफिट डिक्रीज होता है, यानी कि इस 95 ने हमारे प्रॉफिट को 2 दफा अफेक्ट किया है, एक परचेजेस रिटर्न में ना लिखने से और एक सेल्स रिटर्न को डेबिट करने से। इन 2 अकाउंट्स में 95 ने अफेक्ट किया है हमारे प्रॉफिट को, दोनों जगहों पे ये क्या कर रहा है, हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है प्रॉफिट में टोटल डिक्रीज कितनी हो जाएगी, 95 को हम 95 का डबल कर लेंगे, 95 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 190। तो इसकी एंट्री ये देखें, ये 190 से हमारा प्रॉफिट अंडरस्टेट हुआ है इस थर्ड एरर की वजह से। तो ये जरा टेक्निकल है क्योंकि 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और वो दोनों अकाउंट ऐसे हैं एरर में जो प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, a check for 225 received from ABC wholesaler, a credit customer had been correctly entered in the cash book but no entry other entry had been made। ठीक है जी, चेक रिसीव किया था हमने बैंक डेबिट और ABC को क्रेडिट करना था, वो नहीं किया, ABC को क्रेडिट कर यानी कि अब ABC हमारा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है। आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल इनकम स्टेटमेंट में आते ही नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉफिट अफेक्ट नहीं करेगा ये वाला एरर, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट जो होते हैं वो इसको प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करते, तो इसलिए इसका हमने ये 0 प्लेस कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट फिर है प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 1220 हैड बीन इनकरेक्टली चार्ज टू द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेंस था, ये चार्ज कर दिया हमने लैंड, यानी कि एक्सपेंस हमने नहीं लिखा, 1220 एक्सपेंस मिस हो गया हमसे। आपको पता है एक्सपेंस इंक्रीज होने से, एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है। ठीक है, ये एक्सपेंस डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंस डिक्रीज कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने लिखा नहीं, हमने उसको गलती से लैंड एंड बिल्डिंग में लिख दिया, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, तो एक्सपेंस के डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा, ये देखें प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया इस तरह से।
तो ये सारे इस तरह से आप एरर्स लिख देंगे तो आपको ये आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please subscribe the channel if you like the video, and press bell icon. It is special request to you guys, so that the coming video you can have the coming videos and be in contact with us. And please give your comments and positive or either positive or negative feedback in the comments so that we can improve the coming lectures, and we can have in contact with you guys. Thank you so much.